99% हमारी एक ही मांग रहेगी कि सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। अगर सर हम मतलब सूरज बनने की सोचेंगे ना, तो सूरज नहीं बनेंगे, एटलीस्ट हम सितारे तो बन जाएंगे। तो हमें जब मांगने की बात है तो हमें मतलब क्वालिफाइंग नेचर को ही मांग उठानी चाहिए। सिलेक्शन के बाद 1 साल से मैं कहता हूँ हरियाणा पुलिस की जो बच्चे हैं उनका अनुशासन तो इतिहास में लिखा जाएगा कि कितना, देखो ना जाने कितने एमएलए एमपी को उन्होंने क्या पत्र नहीं दिए, और इतने अनुशासन के साथ। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हरियाणा पुलिस वाले बच्चों, उनको मैं सैल्यूट कर। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। और एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष एक नए चेहरे, एक नई शख्सियत के साथ। और आज जो चेहरा हमारे साथ है, परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा हरियाणा जानता है। हरियाणा के जाने माने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टॉप टीचरों में से एक प्रदीप सर, जिन्हें आप जानते हैं ऑफिशियल जीके बाय प्रदीप सर। और आज आए हैं सर के पास जो अभी युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा जो सीईटी को लेकर जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में सर से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार विकास भाई। सबसे पहले वही अपने अंदाज में वो कहते हैं ना, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। और विकास भाई, फतेहाबाद में आने पर आपका हार्दिक स्वागत है, और जितने भी हरियाणा ऑल अराउंड के दर्शक हैं उन सभी को मेरी राम राम। थैंक यू सर। और सर ने अपने परिचित अंदाज में बता दिया है। और शुरुआत करते हैं अपने इंटरव्यू की। तो सर, सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे आपके यूट्यूब की जर्नी के बारे में। कैसे आया मन में कि यूट्यूब पे जाके बच्चों को पढ़ाया जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए? सर क्या था कि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाना मैंने शुरू किया था, तो उस क्लास में एक स्टूडेंट था जो अभी हमारे बीच में नहीं है, सोमवीर भाई। तो उसी का ये आइडिया था कि सर आप जिस वे में बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब शेर व शायरी में या मतलब जो भी क्लास में एंटरटेनमेंट के माध्यम से, मैं चाहता हूँ कि वो पूरे हरियाणा के बच्चे इस चीज़ को देखें। तभी उस भाई का आइडिया था। और फिर मैंने एक चीज़ ये भी देखी थी सर कि मतलब ज़रूरतमंद बच्चे हरियाणा में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो फीस की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनको निकाल दिया जाता है, या वो फीस हरियाणा का आपको पता ही है सिस्टम है, बच्चा 3 महीने की कोचिंग लेगा और एग्ज़ाम साल तक नहीं होगा। तो उन बच्चों के मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से किसी एक ज़रूरतमंद की भी मदद हो गई तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और वहीं से एक आइडिया आया था सोमवीर भाई का। हम उनको नमन करते हैं कि उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं सर। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सोमवीर जी को अपने चरणों में स्थान दे। तो सर, जब शुरुआत की और आज इतना प्यार मिला है हरियाणा में आपको, बच्चों से इतना लोग देखते हैं चैनल को और कामयाब भी बहुत हुए हैं, कैसा लगता है सर आज? सर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है। अब जहाँ भी जाते हैं ना, लोग प्रदीप सर के नाम से जाने ना जाने, वो कहते हैं ना वाले के सर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और विकास भाई, अभी मतलब मेरी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है, लेकिन अभी भी मैं जिस भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ ना, हर डिपार्टमेंट में 2 से 3 मेरे गवर्नमेंट जॉब में बच्चे मिलते हैं, और मेरे को वहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे हैं ना, दूर से देख लेते हैं, अपनी कुर्सी छोड़कर सामने आते हैं, बोला गुरु जी आप यहाँ बैठिए, आपका जो भी काम है। मतलब जितना प्यार एक टीचिंग लाइन में है और एक आर्मी की लाइन में है, 2 लाइन में इतना प्यार मिलता है विकास भाई, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ये बच्चों को मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, इतना प्यार शायद ही किसी फील्ड में मिलता हो विकास भाई। तो सर, अब बात करें सीईटी की, जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है हरियाणा में। और आधा काम हो गया है, एग्ज़ाम लिया गवर्नमेंट ने, आंसर की भी आई और अब रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन आपकी मुहिम अभी भी जारी है कि सीईटी है जो वो क्वालिफाइंग नेचर कर दिया जाए। तो इसके बारे में सर क्या कहना है आपका? एक विकास भाई क्या होता है कि जब मैं मतलब इस क्वालिफाइंग के नेचर में आज से नहीं हूँ, जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था ना, तो भी हमने यहाँ फतेहाबाद गुरुकुल से लेटर भिजवाए थे कि सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। आज मतलब हम ये बनाते हैं वीडियो, क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। तो कुछ मतलब होते ही हैं अपवाद, हर जगह होते हैं। वो कहते हैं कि ये सर चाहते हैं कि अपने
कोर्स इनके ज़्यादा बिकेंगे। तो ये तो मैंने वीडियो उस टाइम भी बनाई थी जिस टाइम एग्ज़ाम हुआ भी नहीं था। और मैं ये जो हमने सीईटी क्वालिफाइंग को मुहिम चलाई है ना, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए चलाई है। अगर मैं अभी फ्रैंक अगर ऑनेस्टली बताऊं, 40 और 50 पर अगर कोई क्वालिफाइंग हो भी गया ना, 40 वाला, क्या लगता है सर आपको दूसरे एग्जाम में वो क्या क्रैक कर पाएगा? वो कभी क्रैक नहीं कर पाएगा। टॉपर हमेशा टॉपर रहेगा। ये उनके, अगर सपोज करूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर 500 पोस्ट आती है, अगर 4 गुना बुलाया जाए तो 2000 बच्चे बुलाए जाएंगे। और 2000 बच्चे है ना, हरियाणा में अगर 7.5 लाख का सीईटी के बच्चों ने पेपर दिया है, क्या आपको लगता है विकास भाई 2000 बच्चों के 80+ नंबर जरूर मिलेंगे? तो 79 वाले ने मेहनत में कोई कमी तो नहीं थी ना, 79 वाले को नहीं बुलाया जाएगा तो उसको दुख होगा। तो हमारी लड़ाई है ना ये टॉपर के साथ है कि टॉपर बच्चे को, क्योंकि आपको पता है सर 3 दिन पहले एग्जाम का पैटर्न आता है, बच्चे क्या पढ़ कर गए थे, बच्चे सारा का सारा वो पढ़ कर गए थे कि चेयरमैन साहब ने भी पहले इंटरव्यू दिया कि 5 नंबर का ये आएगा, 5 का ये आएगा। बच्चे उस दुविधा में थे। अचानक वो एनटीए ने पैटर्न दिया, वो भी उनका लेटर कोई लीक हो गया था सर, उन्होंने खुद ऑफिशियली वो जारी नहीं किया था। तो बच्चे अभी दुविधा में थे क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, उस वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए। और इस वजह से बच्चे ने ज़्यादा, हरियाणा में बच्चे क्या होते हैं सर, जीएस पर ध्यान देते हैं, इंग्लिश और मैथ्स पर ध्यान नहीं देते। वो 30 नंबर का आ गया। तो हमारी लड़ाई टॉपर बच्चों के साथ है कि उनके साथ कोई ज्यादती ना हो। और एक मैं माननीय हमारे सीएम साहब से यह पूछना चाह कि अगर आपको 4 गुना ही बुलाने थे तो फिर 40 और 50 का ये झगड़ा ही क्यों रखा? आप टॉपर को मेरिट के आधार पर उठा लेते। और अगर सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का देखो, हमने अभी सोमवार को हिसार में भी प्रोटेस्ट है पूरा अच्छे लेवल का, और हर प्रोटेस्ट में मतलब हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज दादरी किसी कारणवश मैं नहीं पहुंच पाया, माफ़ी चाहता हूं बच्चों को। आपने देखा सर अभी मीटिंग चल रही थी, तो कई बार क्या होता है कि टीचर की एक मजबूरी होती है, ऑफलाइन टीचर की, क्योंकि बच्चों को गुरुकुल में भी पढ़ाना होता है। लेकिन मंडे को मैं बच्चों से इसार ज़रूर मिलूंगा। और अगर हम मिलकर लड़ाई, देखो एक अध्यापक से ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा आप ऑफलाइन अध्यापकों से मिलिए, और ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ मिलकर हम अगर इस जंग को लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे सर। और सर एक मेरे मन में, पता नहीं और बच्चों के मन में भी सवाल होगा कि जैसे मैं हूँ, अगर मेरे 70 नंबर है या 60 नंबर है सर, मैंने ग्राम सचिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, हो सकता मेरा वहाँ पे ना हो और बच्चों का हो गया, तो सर फिर मैं कनाल पटवारी में भी और पोस्ट में भी अप्लाई करूँगा, तो मतलब फिर तो क्या है, वो जिस बच्चे का एक बार आ गया उसका अगले में भी आएगा। तो क्या लगता है आपको इसके बारे में, कोई प्रशासन को, गवर्नमेंट को इसका प्रावधान करना चाहिए? इसका सर प्रावधान यही है, जैसे हरियाणा में इन्होंने 4 गुना बुलाया, अपने साथी राज्य, आप राजस्थान की बात करो तो उसमें ना मतलब 15 गुना का सिस्टम है। यूपीएससी है ना खुद लगभग 15 गुना बुलाती है। तो हरियाणा में भी मतलब अगर हम है ना, अगर सीईटी क्वालिफाइंग की अगर यही मांग उठाएंगे ना, तो हो सकता है कि 15 गुना या 20 गुना, 99% हमारी एक ही मांग रहेगी कि सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। अगर सर हम मतलब सूरज बनने की सोचेंगे ना, तो सूरज नहीं बनेंगे, एटलीस्ट हम सितारे तो बन जाएंगे। तो हमें जब मांगने की बात है तो हमें मतलब क्वालिफाइंग नेचर को ही मांग उठानी चाहिए। और अगर हरियाणा का देखो, सरकार को भी एक फ़ायदा है, अगर सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो बच्चों को ये तो रहेगा सर, बच्चे हो सकता है कि पहला एग्ज़ाम थोड़ा सा पैटर्न टाइम पर ना आने के कारण ख़राब हो गया, तो उस बच्चे को दूसरा एग्ज़ाम का बच्चे मौका मांग रहे हैं। बच्चे ये नहीं कह रहे हमें जॉब दे दो, बच्चे ये कह रहे हैं हमें एक हाँ चांस दइए। और इससे सरकार को बेनिफिट ही होगा। अगर बच्चे जॉब लगेंगे तो सर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बीजेपी गवर्नमेंट में या कांग्रेस गवर्नमेंट में अगर जॉब लगे हो तो सरकार के प्रति एक लॉयल्टी भी बच्चे की बन जाती है कि इस गवर्नमेंट के कारण आज मेरा घर चल रहा है। अभी देखो सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ, बच्चे पंचकुला प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं, कल भूख हड़ताल पर पिछले 6 दिन से बैठे हैं, रात उनकी भूख हड़ताल वो ख़त्म करवाई गई है। तो मैं कहता हूँ सरकार को एटलीस्ट है ना, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अब हरियाणा पुलिस का फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आए, कल 1 साल हो गया था सर, तो 1 साल से ना घर वाले अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते कि ताकि उनको मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो बच्चे परेशान हैं।
सरकार से अगर इन्होंने अगर अच्छा एग्ज़ाम लिया, सीटी का एग्ज़ाम आउट नहीं हुआ, तो इसके लिए हमने सरकार की प्रशंसा भी की। और सरकार ने पहली बार फ्री बस की सुविधा उपलब्ध करवाई, हमने सरकार की प्रशंसा की। कहने का मतलब है जिस पॉइंट पर अगर सरकार मतलब कोई गलत स्टेप करेगी तो हम सरकार, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, सिस्टम के खिलाफ है। और जो बच्चों से प्यार करेगा वो सरकार से सवाल जरूर करेगा सर। हरियाणा पुलिस के बारे में सर बात की, जैसे 2 साल हो गए एग्ज़ाम लिए और एक नाइंसाफ़ी ही है सर, लगा लो प्रशासन की, कि हरियाणा पुलिस के बच्चों को आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। तो सर कहीं ना कहीं तकनीकी खामी, ये क्या मानते सर? क्या होता है सर कि अगर है ना, मतलब अभी जैसे प्रोटेस्ट पंचकुला चल रहा है बच्चों का, मैं भी 2 रात वहाँ रुक कर आया हूँ, शायद आपने वीडियो देखी हो। तो मैं बच्चों के साथ वहाँ पर मैं बच्चों के दर्द को महसूस कर रहा था। सारे ऑफिसर है, मैंने मेरी लाइफ में अगर मैं HSSC की बात करूँ ना सर, 2 ही एग्ज़ाम देखे हैं विकास भाई। यहाँ तो 2018 का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेवल का आया था, यहाँ हरियाणा पुलिस वाला एग्ज़ाम लेवल का आया है। जो वहाँ पर बैठे हैं मेरे बहन और भाई, वो सारे ऑफिसर लेवल के अधिकारी हैं। तो सरकार से यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी है ना, फास्ट ट्रैक पर उनकी हीरिंग करके ना उनको ज्वाइनिंग। बच्चे देखो सिलेक्शन के बाद 1 साल से, मैं कहता हूँ हरियाणा पुलिस की जो बच्चे हैं उनका अनुशासन तो इतिहास में लिखा जाएगा कि कितना, देखो ना जाने कितने MLA MP को उन्होंने क्या पत्र नहीं दिए, और इतने अनुशासन के साथ। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हरियाणा पुलिस वाले बच्चों, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और CET वाले बच्चों को भी इन बच्चों से सीख लेनी है कि हमें जो भी प्रोटेस्ट करना है ना, बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से करना है। अगर किसी बच्चे पर केस बन गया ना सर, कोई भी आगे नहीं आएगा और उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी सर। एक सर सीटी को लेकर जो आपने भी वीडियो बनाई थी, मैंने भी देखी सर, वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो थोड़ा सा कुछ बच्चे ये लगाए हुए हैं कि ऑब्जेक्शन लगाया है उसके भी मार्क्स मिलेंगे किसी बच्चे ने, और नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स मिलेंगे। मतलब बच्चे कंफ्यूज है सर, तो इसके बारे में बताएं कि जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है वो एक ही में ऐड होके आएंगे नंबर, या क्या होता है सर, ये मतलब कहीं का भी आप रूल उठा कर देख लो, किसी भी स्टेट का या गवर्नमेंट का सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम का। अगर सर मतलब एक हरियाणा की अगर राजधानी अगर चंडीगढ़ है, हरियाणा पंजाब की, और उसमें ऑप्शन में कुछ अलग आया हुआ है, तो उसमें ना अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया, आप मेरी शिफ्ट से बिलोंग करते हो, मैंने नहीं लगाया, आपने लगा दिया, तो वो सभी को वो नंबर मिलेंगे। एक तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर दो कि जो 8-9 क्वेश्चन थे, अगर जीके की मैं बात करूं तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, अलग अलग शिफ्टों में ये क्वेश्चन है, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और कोई बच्चा कारणवश किसी को ऑब्जेक्शन ना लगाना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर सभी को मिलेंगे। एक हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का क्वेश्चन आया था 1913 का, एक न्यायाधीश पूछा गया था, तो उसमें चारों ही ऑप्शन में नहीं थे, तो वो ग्रेस मार्क है, ग्रेस मार्क सभी को मिलेंगे, तो ये इंश्योर हो जाइए। और बात रही नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि सर मतलब आपने अगर 5 तारीख को एग्ज़ाम दिया है ना, आप जो एग्ज़ाम दोगे ना, आपको वो एग्ज़ाम हार्ड लगेगा और मेरे वाला एग्ज़ाम वो आसान लगेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन का एक पैमाना है ना, ये हम तय नहीं करते बच्चों, ये है ना मतलब वो जो एक टीम गठित है वो तय करेगी। मतलब आप देखोगे कि 6 मॉर्निंग में ना एक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई हुई थी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 5 को भी आई थी, 6 वालों को एडवांटेज हो गया, वो पढ़कर चले गए। तो ये चीज़ें होती है, मतलब वो देखो हमने ये वीडियो बनाई, हमने एग्ज़ाम सॉल्यूशन कराया, तो मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव रहेगा। और वो जो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के लिए टीम बैठी है, वो एक शिफ्ट का एनालिसिस करेगी कि किस शिफ्ट में कितने से मतलब सिंपल क्वेश्चन थे, कितने मॉडरेट थे, कितने हार्ड थे, उस हिसाब से मतलब मार्क्स बढ़ेंगे। सर मेरे कहने से मार्क्स बढ़ने वाले नहीं है। तकरीबन कह रहे हैं 6 तारीख का जो मॉर्निंग का एग्ज़ाम था वो ही, हाँ वो थोड़ा सा उसमें 2-3 नंबर का हम बोल सकते हैं एडवांटेज है, हो सकता है। या तो कोई पहला एग्ज़ाम हो ना, उसमें ना मतलब मॉर्निंग शिफ्ट का कोई भी एग्ज़ाम हो ना, तो वो बच्चों के लिए नया होता है, तो उसमें बच्चों को लगता है कि हमें पैटर्न का पता नहीं था। तो शाम वालों को शाम वालों को भी नहीं पता होता, वो 2 घंटे में क्या कर लेंगे। तो पहले दिन वाला सेम रहेगा, और सेकंड डे थोड़ा सा 6 मॉर्निंग को मैं कहता हूँ थोड़ा सा हार्ड था, अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा नहीं, 2 या 3 नंबर का सर बढ़ेंगे, अदर ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे उसमें। सर अब बात करें ग्रुप डी की, सीईटी का जो है वो एग्ज़ाम हो गया नवंबर में, तो बच्चों का मानना है कि अब सीईटी हुआ तो पहले जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए प्रयास करेगी, जो पोस्ट आई नहीं है उसको फिल करेगी, उसके बाद कहीं मार्च अप्रैल आगे भी हो सकता है। तो सर आपका क्या मानना है डी ग्रुप
का पेपर कब तक हो सकता है? ये सर अगर मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट बात करूं तो ये एग्ज़ाम अभी जैसे न्यूज़पेपर दैनिक सवेरा में भी ये आया था कि अप्रैल से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। और मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है, आप ग्रुप सी की भर्ती पहले पूरी कीजिए। इन केस सर इन्होंने ग्रुप डी की अगर ये भर्ती पूरी कर दी ना, और जब ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा तो ग्रुप डी वाले सारे के सारे बच्चे ग्रुप सी में चले जाएंगे और ग्रुप डी के पद खाली हो जाएंगे। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ, पहले ग्रुप सी की ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी, ये देखो अभी कह रहे हैं दिसंबर में ये रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बाद है ना ग्रुप सी के एग्ज़ाम की प्रक्रिया जल्दी पूरी करो और उसके बाद आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम लो, ताकि है ना ग्रुप सी में जितने लगने हैं वो लग जाएं, बाकी बच्चों को ग्रुप डी का मौका मिल जाए। अगर आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लिया ना और बाद में ग्रुप सी की भर्ती की, तो बाद में ना ग्रुप डी वाले बच्चे सी में आ जाएंगे और वो पोस्टें है ना खाली रह जाएगी और उसके बाद आप मेरिट में ऊपर नीचे करोगे। तो सरकार से ये अनुरोध है। और एक अनुरोध है, जो ये टेक्निकल भर्तियां है ना, इनकी तो देखो कट ऑफ है ना, अगर 40 और 50 है जिसके भी है तो ये क्वालिफाइंग, क्योंकि टेक्निकल भर्तियों के लिए बच्चे कम होते हैं, तो वो उनकी भर्ती जल्दी से जल्दी सरकार कर दे, ताकि उन बच्चों को कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े सर। सब आप बात की टेक्निकल लाइन की, जो टेक्निकल का बताया सर आपने, जिसके 50 नंबर बन रहे हैं 51, तो उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, टेक्निकल को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और एक है ना जो हरियाणा पुलिस के बच्चे हैं, क्योंकि 6000 भर्तियां होगी और 6000 का अगर देखो हरियाणा पुलिस में वैसे उनका खुद का मापदंड होता है, 7 गुना वो बुलाते हैं। अगर सीईटी के हिसाब से तो 24,000 बुलाए ना, तो मान कर चलो पुलिस का एक अलग क्राइटेरिया होता है, हर बच्चे की हाइट नहीं होती, हर बच्चे का मतलब फिजिकल नहीं होता, तो मान कर चलो 6-7 गुना अगर वो बुलाएंगे ना तो 42,000। और हरियाणा में पढ़ने वाले विकास भाई आपको भी पता है 40 से 50,000 ही बच्चे ही पढ़ने वाले हैं, तो उन सभी को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। स्पेशली हरियाणा पुलिस के बच्चों को जिसके नंबर है ना, अगर मैं कहूँ 40 और 50, अगर एससी की कैटेगरी के 40 और जनरल की 50, तो टेक्निकल वाले बच्चे और हरियाणा पुलिस वाले बच्चे तो अब तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी जिस भी बच्चे के 60+ स्कोर बन रहा है, देखो तैयारी तो आपको करनी होगी। अगर ये इसमें नहीं होगा तो ग्रुप डी में हो जाएगा। तैयारी देखो आज तक मैंने इतिहास में ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे हैं जो 18-18 या 15-15 घंटे पढ़ रहे हो और उनका सिलेक्शन ना हुआ हो। मतलब वो तो है। इस एग्ज़ाम के लिए मैं बच्चों से यही कहता हूँ, आप हरियाणा का नहीं, इंडिया लेवल के अभी सर आप केवीएस में वैकेंसी, अगर कोई टीचिंग में जाना चाहता हो, अभी टीजीटी की पीजीटी की बहुत ज़्यादा भर्ती आएगी। अगर कोई +2 वाला या ग्रेजुएशन वाला बच्चा है तो सीजीएल की कितनी वैकेंसी आई हुई है, सीएचएसएल की कितनी वैकेंसी आई हुई है। 2023 में ना लाखों वैकेंसी आए और मैं दावे के साथ कहता हूँ पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाएगा। और जब भी ना क्या होता है सर, चुनाव होता है, 2024 में चुनाव है, तो हमेशा मैं एक बात गालिब की लाइन याद आती है कि गरीब की थाली में पुलाव आ रहा है, लगता है फिर से चुनाव आ रहा है। चुनाव के टाइम में भर्तियां होगी और हमें है ना किसी से कोई मतलब नहीं है, लाखों पोस्टें आएंगी, हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए। तो पढ़ने वाले बच्चों को मैं कहता हूँ थोड़ा सा, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, मैं कभी नहीं कहता आप प्रदीप सर से स्टडी कीजिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ जहाँ से जिस टीचर का कंटेंट आपको अच्छा लगे उस टीचर से आप पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, किसी भी टीचर की बुक पढ़िए, लेकिन जॉब लग जाइए, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं विकास भाई, हैसियत पूछती है। सर जैसे हमारे हरियाणा में है जो बच्चे तैयारी करते हैं सर, लाखों बच्चे, तो हरियाणा में मतलब ऐसा देखा गया है कि जो हमारे हरियाणा के बच्चे हैं सर, लगभग हरियाणा की जॉब के लिए ही ट्राई करते हैं। मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो सेंटर की जॉब के लिए ट्राई करें। तो सर आपको नहीं लगता कि जो बच्चे हैं उनको सेंटर के लिए भी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हरियाणा की गवर्नमेंट पे निर्भर हैं बच्चे। मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मतलब आप जैसे एचएसएससी की लाइक दैट तैयारी कर रहे हो, उसमें एक हरियाणा जी की तो आपको एड ऑन करनी है। हरियाणा जी के निकाल दोगे तो आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, अब रेलवे का एग्ज़ाम दे सकते हो, एनटीपीसी दे सकते हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे सकते हो। मेरे बच्चे सर बहुत, अभी ईटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था पंजाब में, उसमें बहुत से बच्चे लगे हैं। हर भर्ती में राजस्थान पुलिस का, कहने का मतलब क्या है कि आप एक एग्ज़ाम पर डिपेंड मत रहिए। एक
ही तैयारी करनी है, ये कॉमन तैयारी है ना, उससे आप हर लेवल का एग्जाम, इंडिया जीके तो देखो सर, मैथ रीजनिंग इंडिया जीके, हरियाणा जीके को निकाल दूं ना, सारा का सारा वो एसएससी लेवल का ही बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हर फॉर्म को फिल करना सीखिए। एक मेरा ऐसा बच्चा था सर, बच्चे कहते हैं कि बच्चे ये देखते हैं कि कितनी पोस्ट निकली हुई है, और वो फॉर्म में अगर 5-10 पोस्ट निकली है तो वो फॉर्म फिल नहीं करते। पूरे हरियाणा में एक पोस्ट थी, और वो बच्चा है ना, मैंने कहा था कि आपको एग्जाम देना चाहिए, और उस बच्चे का उस पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब है 99% एक पोस्ट को देखकर कोई फॉर्म भी नहीं भरेगा, और जो भरेगा ना वो सिलेक्शन है ले जाएगा। हमें तो एक पोस्ट चाहिए ना, हमें मतलब मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल सर। तो सर, इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आज नहीं तो कल, यानी कि मार्च में नहीं तो अप्रैल में ज़रूर होगा सर, तो बच्चों को किस स्ट्रेटजी से तैयारी करनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा? सबसे पहले मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, ग्रुप डी का एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम होगा और डायरेक्ट है, उसके बाद कोई सेकंड एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट भर्ती होगी। तो कहने का मतलब है कि आप ग्रुप डी की पोस्ट एक बार ज्वाइन कर लेना बच्चों, और उसके बाद आप आगे फर्दर तैयारी रखना। अभी तो विकास भाई एनटीए ने जो पैटर्न भी दे दिया, 25 नंबर की हरियाणा जीके, 15 की इंडिया जीके यानी नेशनल जीके, 15 का मैथ, 15 की रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, प्रॉपर पैटर्न आ गया। इस हिसाब से पैटर्न से मतलब जो भी हरियाणा में, मतलब आपको जिस भी टीचर का कंटेंट अच्छा लगे, या इंडिया लेवल के बहुत से टीचर है, वहाँ से पढ़ाई शुरू कर दो। और मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यूट्यूब है ना, ये एक हेल्पिंग हैंड होता है। रियल सिलेक्शन होगा सर वो किताबों से होगा, और किताब जो बच्चा पढ़ेगा ना उसी का सिलेक्शन होगा, चाहे वो सेल्फ स्टडी घर बैठ कर करे। एक बार मैं बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा, जो +2 वाले बच्चे नए हैं, उनको 3 महीने कोई भी कोचिंग में आप टाइम बिताओ, और उसके बाद आप लाइब्रेरी में बैठ के या सेल्फ स्टडी करो, बुकों के माध्यम से ही सिलेक्शन है निकलेगा। और जितने भी हरियाणा ऑल अराउंड के, मतलब आपका चैनल है, जितने भी जीके भाई प्रदीप सर के सब्सक्राइबर है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा ऑल अराउंड को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती है, और बच्चों की आवाज़ ये उठाते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो थैंक यू सर, ये थे हमारे साथ प्रदीप सर, और प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना टाइम दिया हमारे चैनल को। और तमाम बातें जो सीईटी के बारे में थी हमने प्रदीप सर से जानी, सारा कुछ जो आपके मन में जो सवाल थे हमने सब प्रदीप सर से जानने की कोशिश की। और इंटरव्यू कैसा लगा दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नए हैं